छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी ये आई मुझ पे जुदाई की। अभी भी उसके दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मेहरू है और कोई नहीं। देखो गुलशन, मसले मसाइल हर किसी की जिंदगी में, लेकिन जिस दौर से तुम गुजर रही हो ना इस वक्त, तुम्हें थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। मैं तो उन बदनसीब लड़कियों में से हूँ जिसको सिर्फ दूसरों ने इस्तेमाल किया फिर फेंक दिया। तुम्हारी बहन के इनकार की वजह से उसे इस आग में कूदना पड़ा है। अच्छी भली जिंदगी गुजार रहा था मेरा भाई, अब बेचारा पता नहीं किस हाल में होगा। वैसे भी ये शादी के मामले में हम दोनों भाई बदकिस्मत हैं। आप लोगों को शुरू से कसूर तो सिर्फ मेरा लगता है। कभी आप लोगों ने शकील के रवैये पे गौर किया है? इन 10-15 दिनों में उसने मुझे सिवाय नफरत, डांट फटकार और बुरा भला कहने कर दिया ही क्या है? देखो शकील, अगर वो कसूरवार है तो बराबर के कसूरवार तुम भी हो। तुम्हें उसे प्यार से समझाना चाहिए ना। देखो, वो ऐसी लड़की नहीं है जो जबरदस्ती में मान जाएगी। तुम उसे प्यार से समझाओगे तो समझ जाएगी, मामला संभल जाएगा। मुझे कोई जरूरत नहीं है उसको आराम करने की भाभी। आज के बाद मैं उसे किसी चीज से नहीं रोकूंगा। जो उसके ज़हन में आता करे मैं उसको नहीं रोकूंगा। ये मसले का हल तो नहीं है। मसले का हल निकालना कौन चाहता है भाभी? मैं इस मसले का हल नहीं निकालना चाहता। बेवकूफी मत करो शकील, तुम्हें चाहिए तुम उसको समझाओ। जिंदगी इस तरह नहीं गुजरेगी। प्यार से समझाओगे, बुझाओगे, बेटा वो समझ जाएगी। मैं बेवकूफी कर रहा था भाभी। मुझे जब उससे मोहब्बत ही नहीं, कोई कर्ज नहीं, कोई लेना देना नहीं, तो मैं उसको क्यों किसी चीज से रोकूं? उस पे क्यों पाबंदी लगाऊं भाभी? आप बताइए क्यों? वो अपनी मर्जी से आई थी और अपनी मर्जी से जाएगी। मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया भाभी कि आज के बाद मैं उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाऊंगा। तुम बहुत गलत कर रहे हो शकील। गलत तो हो चुका है भाभी। आप या मैं इसको दुरुस्त नहीं कर सकते। लेकिन तुम अगर उस पर एतमाद करोगे, उसे मोहब्बत दोगे, तो वो तुम्हें समझेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एतमाद, मोहब्बत, वफादारी, ये किस किताब में है भाभी? जिंदगी की हकीकतें बहुत तल्ख है भाभी। आप चाहती हैं कि मैं सब कुछ भुला के उसके साथ नॉर्मल जिंदगी गुजारूं, ठीक है? लेकिन मैं ये कैसे भुला सकता हूं कि मुझसे मोहब्बत का दावा करने वाली, अपना सब कुछ मुझसे पहले किसी और पे निछावर कर चुकी है। भाभी उस दिन हॉस्पिटल में जो डॉक्टर ने कहा था ना, मैंने सब कुछ सुन लिया था। इसका मतलब है मेरा शक सही था। तुम सब कुछ जानते हो। अब मैं जाके उससे पूछूं कि वो किसकी मोहब्बत का बोझ उठाए मुझसे मोहब्बत के दावे कर रही है। हाँ, बता पाएगी वो मुझे क्या? नहीं बताऊंगी। क्या कह रही हो गुलशन? तुम बोलो।
ये मोहब्बत का नहीं, जबरदस्ती का रिश्ता है। अगर मैंने नाम लिया ना तो इस घर पे एक जलजला आ जाएगा। इस घर की बुनियादें हिल जाएंगी शकील, कयामत आ जाएगी इस घर पे। क्या मतलब है? कौन है वो? इस घर से उसका क्या रिश्ता है? इस घर से ही तो ताल्लुक है ज़ेबी भाभी। कौन है? बोलो गुलशन, कौन है? खलील। गुलशन, इतना बड़ा इल्जाम मेरे भाई पे लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? ये इल्जाम नहीं, हकीकत है शकील। खुदा का खौफ करो गुलशन, ऐसी बात करने से पहले 100 दफा सोचना चाहिए तुम्हें। मुझे खौफ खुदा याद दिलाने से पहले अपने भाई को जाके गुनाह और सवाब का दर्ज दीजिए। मैंने आज तक उनका नाम नहीं लिया। उन्होंने मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती कर दी और मैंने उफ तक नहीं कहा। आज भी मैं उनका नाम नहीं लेती अगर आप मुझसे सवाल ना करते तो। झूठ बोल रही है ना तुम? हाँ, मेरी बात पे क्यों यकीन करेंगे आप? आप तो अपने भाई का ही साथ देंगे ना। बस गुलशन, खामोश, चली जाओ यहां से, जाओ यहां से। ये क्या? रू वापस आ गई और मुझे तब पता चलता है जब मैं उसे इस घर में देखती हूँ। क्यों? मैडम, ये एक हफ्ते बाद आना था, अचानक कैसे आ गई मैं समझने से कासिर हूँ। सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। जब भला मैं आंटी से एक हफ्ते के अंदर अंदर पेपर्स पर साइन ले लेती। मेरे तो ताल्लुकात भी उनसे अच्छे बन गए थे। और अब ये दोनों कौन? हारिस और महरून। हारिस तो फिर भी मैं उससे निमट लेती, लेकिन ये महरून एक मुसीबत बनकर अब मेरे सर पर सवार हो जाएगी। मैडम, मैंने नाहिद आंटी की जासूसी के लिए उस लड़के शानी को लगाया था और उसने। अफसोस, इतने अहम काम पर आपने उस आवारा और लापरवाह लड़के को लगा दिया। अब आपने नतीजा देख लिया ना। अच्छे काम करें, चौधरी साहब को कॉल मिलाएं। मैडम, इस वक्त वो सारी रात उठे हुए होते हैं, उनका कोई टाइम नहीं है सोने का। कॉल मिलाया। ठीक। क्या हुआ ज़िलिया? मुझे तुम थोड़ी परेशान सी लग रही हो। सब ठीक तो है? क्या बताऊं यार, पप्पू को शक हो गया है कि घर में कोई ना कोई मसला जरूर हुआ है। क्या? लेकिन कैसे? राशिद अंकल ने तो कहा था कि उनको कुछ मालूम नहीं होना चाहिए। वो बहुत तेज है फरा, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती है। मैंने उनसे बहुत छुपाने की कोशिश की, लेकिन वो जान गई है कि कोई ना कोई वजह तो है जो उन्हें यहाँ बुलाया गया। अगर वो किसी बात के पीछे पड़ जाती है, उसकी तह तक जाती है। अच्छा, तुम फिक्र नहीं करो। तुम एक काम करो, उनका ध्यान जो है ना वो कहीं और बटा के रखो। कुछ दिन लगेंगे, वो भूल जाएंगी और फिर उनका शक भी खत्म हो जाएगा। नहीं भूलेंगी, वो कभी नहीं भूलेंगी। ऊपर मुझे कभी अपनी भतीजी नहीं, हमेशा बेटी समझे। मुझे कोई भी तकलीफ होती है तो उनसे बर्दाश्त नहीं होती, यहाँ तक कि वो अब्बा को भी बर्दाश्त नहीं करती। और अगर उन्हें शानी का इल्म हो गया तो? यार, एक काम करते हैं, कुछ ना कुछ करके कोई आइडिया निकालते हैं जिससे उनका ध्यान कहीं और बढ़ जाए। तुम फिक्र नहीं करो, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। ठीक है, कुछ सोचते हैं। ज़ेबी, ओ ज़ेबी, शकील यहाँ सो रहा है? हाय, मेरा बच्चा यहाँ लेटा हुआ है।
गुलशन, गुलशन, अभी खबर लेती हूँ इसकी। गुलशन, गुलशन, क्या हो गया खालाजान? उठ जाओ। क्यों सुबह सुबह इतना शोर मचा रही हैं? तुम नीचे आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ तो आती हूँ ना, अभी उठती हूँ तो आती हूँ। अरे उठ जाओ, नीचे चलो, मेरे साथ बात करनी है मुझे। अच्छा ना, आप चले, मैं आती हूँ। क्या मुसीबत है बताओ? मेरा बच्चा अकेला सो रहा है नीचे पड़ा हुआ। बढ़िया, ये सड़की ना। नीचे आओ, नीचे आओ। आइडिया, मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया है। कैसा आइडिया? तुम्हारी पप्पू को घूमने फिरने का बहुत शौक है ना, और जब मैंने उन्हें बचपन में देखा था तो वो बहुत स्मार्ट थी और मेकअप भी बहुत करती थी और बहुत पटर पटर बातें करती थी। क्या वो अभी भी ऐसी हैं? बिल्कुल, वो वैसी ही है, उनमें कुछ चेंज नहीं आया, बस थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा हो गया है, बाकी वो वैसी की वैसी है। तो हम एक काम करते हैं, उनको बाहर घुमाने लेके चलते हैं और उनको ढेर सारा मेकअप दिलवा देते हैं। इस तरह उनका ध्यान भी बढ़ जाएगा और वो तुमसे बार बार सवाल भी नहीं करेंगी। कैसा? हाँ, ये आइडिया तो ठीक है। वैसे भी राशिद अंकल ने तुम्हें बाहर जाने की परमिशन तो दे दी है, तो हम कहीं पर भी जा सकते हैं उनको लेकर। अच्छा चलो ठीक है, आज मैं तुम्हें पप्पू से मिलवाती हूँ, वो तुम्हें देखकर खुश हो जाएंगी। ये लड़की ना सारी चीजें इधर उधर रख देती है करके, बस एक सा नहीं करती। पप्पू, पप्पू कहाँ है आप? हाँ हाँ, क्या हुआ? देखिए आपसे मिलने कौन आया है। कौन आया भाई? अस्सलाम वालेकुम पप्पू। अरे कौन है ये लड़की? लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं फरा। तुम इमाम साहब की लड़की हो ना? जी पप्पू। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम कितनी बड़ी हो गई हो और प्यारी भी हो। बिल्कुल सही पहचाना पप्पू आपने, ये फरा है मेरी बचपन की दोस्त, ये भी तो गांव से साथ आई थी। हाँ हाँ, तुम सब तो मुझे गांव में अकेला छोड़कर आ गए थे, और इसके अब्बा को तो मैं खूब जानू हूँ, खूब तंग किया है मैंने इसके अब्बा को, तुम्हें पता है? तौबा तौबा, वो भी क्या जमाना था। अरे भाई, मैं छोटी हुआ करती थी और तुम्हारे घर में कैरी का दरख्त लगा हुआ था और हमें थी कैरियां बहुत पसंद। हम तो तुम्हारे घर जाके कैरियां तोड़ते थे और उसकी खूब खट्टी मीठी चटनी बना के खाते थे। फुप्पो, हम तो उस जमाने में पैदा भी नहीं हुए होंगे। अरे हाँ हाँ, तुम कहाँ से पैदा हुई थी? तुम्हारे तो अब्बा खुद जवान थे उस वक्त और हमें तो खूब रोका करते थे वो जाने से। लेकिन तुम तो अपने फुप्पो को जानती हो ना, जो बात एक दफा दिल में ठान ली फिर मजा ले जो टस से मस हो जाए। हम भी खूब कैरियां तोड़ तोड़ कर लेकर आते थे इनके घर से। पप्पू आप तो बिल्कुल भी नहीं बदली, जैसे गांव में देखा था आप तो बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। अरे बदले तो जमाना, हम इंसान क्या बदलेंगे। अब इनके अब्बा को ही देख लो, कितने दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए, उसकी शक्ल इतनी नजर ही नहीं आती है, पता नहीं कहाँ गायब रहता है, किन चक्करों में लगा रहता है, और इस तरह गायब रहता है जैसे कि बैल के सर से सींग। पप्पू वो बैल नहीं होता। अरे भाई जो भी होता है, उसके सर से सींग गायब होते हैं, बस मुझे नहीं पता। चलो आओ, ये सही करो, तुमने ये क्या किया हुआ है? तुम्हें नजर नहीं आता जिल्ले उमा, सारे काम करती रहती हूँ मैं आके। इसको भी देखो, मट्टी देखो, इस पे सफाई करना है इसकी। अच्छा क्या समझती है लड़की अपने आप को? बताओ, मेरा बच्चा वहाँ सोफे पे पड़ा हुआ है और वो आराम से लेटी सो रही है और अभी तक आई भी नहीं नीचे, बुलाकर लाई थी मैं उसे। क्या हो गया खालाजान, आपने नाश्ता भी नहीं किया? मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं नहीं कर रही। कोई परेशानी है क्या? गुलशन। क्या किया गुलशन ने?
तुम्हें पता है आज भी शकील लॉन्च के सोफे पे सो रहा था और वो नवाबजादी अपने बेड पर। आखिर ये कब तक चलेगा? पता नहीं खाला जान, आने वाले वक्त में क्या लिखा है। मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। शकील, अगर कुछ वक्त है तो क्या हम बात कर सकते हैं? मैं फ्री नहीं हूं, जाना है मुझे। देख लिया तुमने इसका रवैया? 4 दिन में ये हाल है। ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं क्या हाल होगा घर का। पागल हो गए सारे इस घर में। यार तुम्हारी फूफू पहले से कितनी अच्छी हो गई है और उनका अखलाक वो भी कितना अच्छा है। तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें इतनी प्यार करने वाली फूफू मिली है। और एक मेरी फूफू है जो कितनी तेज है, उन्हें जरा भी मेरी फिक्र नहीं है। अच्छा अब तुम उदास मत हो, मेरी फूफो भी तो तुम्हारी फूफो है ना। और तुम्हें पता है फूफो का दिल बहुत बड़ा है, वो पैसों से ज्यादा रिश्तों को अहमियत देती है। लेकिन फराह मुझे अभी भी फिक्र हो रही है। फूफो कुछ दिन के लिए तो भूल जाएंगी, लेकिन जब उन्हें याद आएगा कि उन्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है, फिर आखिर हम कब तक उनसे छुपाएंगे? देखो जिल्लुमा, जब तक कहानी चल रही है ना चलने दो। और वैसे भी एक ना एक दिन तुमको पता चलना ही है ना। लेकिन जब तक अब्बा नहीं कहते हम फूफो को कुछ नहीं बताएंगे। तुम तो जानती हो ना अब्बा वो बिना वजह मुझे बातें सुनाने लग जाएंगे और मैं नहीं चाहती कि इस बार कुछ गड़बड़ हो। तुम फूफो से क्यों छुपा रही हो? मैं तो कहती हूँ उनको सब कुछ बता दो। जरा सोचो, उन्हें कहीं और से पता लगेगा कि शानी ने तुम्हारे साथ क्या किया था तो वो कितना नाराज होंगी। मैंने भी अब्बा से यही कहा था कि शानी के बारे में फूफो को बता दे। जब वो इस दुनिया में है ही नहीं तो छुपाने का क्या फायदा? यार जिल्लुमा, मुझे तो लगता है कि शानी मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। तभी राशिद अंकल फूफो से छुपा रहे हैं। जी क्या कह रही हो तुम? मेरा दिल तो यही कह रहा है। हो सकता है उस दिन कोई और मारा गया हो और राशिद अंकल को लगा हो कि वो शानी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो अब्बा मुझे बाहर जाने की इजाजत कभी नहीं देते। यार मुझे तो ऐसा ही लगता है। बाकी देखते हैं। अल्लाह ताला से मेरी तो बस यही दुआ है कि उस शानी नाम की मनहूस चीज अब हमारे सामने कभी ना आए। तुम क्या समझती हो? हमेशा तुम मुझे मेहरू के लिए बदगुमान करती रही हो। तुम ये कोशिशें बार बार क्यों करती हो और अब फिर उस पर इल्जाम लगा रही हो? तुम क्या समझती हो? क्या ख्याल है तुम्हारा? मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी फिर से? जब आपको सबूत मिलेंगे ना मेहरू के खिलाफ, तब आपको मेरी बात पे यकीन आएगा। कौन देगा सबूत? हाँ, कौन देगा सबूत? तुम? जी सबूत मैं दूंगी और फिर आप झुटला नहीं सकेंगी और यकीन आ जाएगा आपको कि मैं सच्ची हूं या वो मासूम सूरत जिस पर आपको अंधा एतमाद है। चौधरी साहब शमा बेगम से डरते हैं, वरना जितनी मेहरू बेगम सदके वारी हैं चौधरी साहब पर। बस जवेरिया, एक लफ्ज और आगे मत बोलना। चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरा जब्त जवाब दे जाए।